गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आज एंड करने वाले हैं और लगभग पिछली शायद 7-8 क्लासेस हम लगातार इसी टॉपिक पे अपनी पढ़ रहे थे। इसमें हमने भारत में 18वीं शताब्दी में जब स्टार्टिंग में औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद कैसे कैसे भारत के स्वतंत्र शासकों ने अपने एरियाज में काम किया और कैसे वो इतना ऊपर तक अपने कामकाज को ले गए और कैसे फिर उनके कामकाज में गड़बड़ियां चली और अंग्रेजों ने उनके ऊपर हावी होके उनकी पूरी बनी बनाई प्रॉपर्टी को, उनकी जागीरों को समाप्त कर दिया। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था विदेशी कंपनियों का, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जिसको हमने 2 से 3 दिन लगाए थे पीडीईडीएफ को कंप्लीट करने में। फिर हमने अगला चैप्टर पढ़ा था कि उसी बीच में, ये सेकंड चैप्टर ही था, कि यूरोपीय कंपनियां जब भारत आई तब स्वतंत्र भारत में कैसे छोटे 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 स्वतंत्र प्रांत, जिसे आप कह सकते हैं राज्य कह लीजिए, ये बनने लगे थे औरंगजेब की मौत के बाद। तो इसमें सबसे पावरफुल जो कम्युनिटी हमने देखी वो मराठे थे। मराठों के अगर देखें छत्रपति शिवाजी, तो उनका परिवार कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर फिर भी अगर उसको पढ़ने की बात करें तो हमें वो 1749 तक, शाहू के जिंदा बने रहने तक उनके परिवार को हमने देखा। फिर उसी के पैरेलल पैरेलल में बालाजी पहले पेशवा जो बहुत ताकतवर थे 7 साल, फिर उनका बेटा बाजीराव, देन बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव, और फिर धीरे धीरे डिक्लाइनिंग मोड पे उनकी चीजें आने लगी। और एक ऐसा समय आया जब 1857 की क्रांति में उन लोगों को एक तरह से सब चीजें अंग्रेजों ने अपने हाथ में लेके, और जो पेशवा थे, जो मेन पूना की जागीर, ये छीन के और उनको कानपुर के पास पिठूर नाम की एक छोटी सी जगह थी, वहां तक भेज दिया कि वहां रहो। 57 की क्रांति में उसको फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमें खत्म करना था अपना पेशवाओं का कामकाज। कल हमने देखो ये पढ़ा था माधवराव नारायण। माधवराव के बाद आया था ना, ये थोड़ा खराब सा समय था। एक कहीं ना कहीं ये कोशिश तो की थी माधवराव ने कि भाई जो हमारी एक हार हुई है, दोबारा से जाटों के एरिया को जीता, एक अपना दबदबा बनाया, लेकिन वो लंबा नहीं टिक पाया और उसको टीबी हो गया माधवराव को। माधवराव से जो पहले थे, जिनका नाम था अपने पिता और दादा के नाम पर, क्या नाम था इनका, बालाजी बाजीराव। देखो ये कहानी कल मैंने सारी पढ़ाई थी आपको, बालाजी बाजीराव वाली, ये यहाँ पे आएगा, ये रहा बालाजी बाजीराव। कल हमने यही डिटेल से पढ़ा था। 21 साल, बहुत ज्यादा बनी बनाई प्रॉपर्टी, क्योंकि बाजीराव ने तो उत्तर भारत तक अपना झंडा फहरा दिया था। बालाजी बाजीराव ने एक बड़ी गलती ये की कि पहले एक तो अपना अल्पायु बेटा भेज दिया लड़ने के लिए अब्दाली के साथ, और फिर अपने सगे भाई का बेटा सदाशिव राव भाऊ, दोनों भाई वहां जाके मारे गए। इसके 22 सबसे कीमती जो आदमी थे, जिससे कि पूरा प्रशासन संभालते थे, वो मारे गए। बहुत बड़ा नुकसान खाया, और नुकसान कहीं ना कहीं उनके डिप्रेशन जैसी बीमारी का कारण बना। और धीरे धीरे करके, अब ये लिखित तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध के बाद बहुत जल्दी ही वो लगभग बैठते चले गए, और जनवरी का ये युद्ध था, 14 जनवरी का, और आधा साल पकड़ते पकड़ते वो खत्म हो गए, उनका चैप्टर क्लोज हो गया 1761 में। इसके बाद क्योंकि एक बेटा तो मर गया था, भाई का बेटा भी मर गया, तो बना तो राजा इनका बेटा, लेकिन उसने फिर धीरे धीरे करके अपना, जैसे माधवराव प्रथम, इसने ये देखा कि भाई पिताजी के नाम के साथ एक ये हो गया ना कि विदेशी आया और हरा के चला गया, तो इसने दोबारा से मेहनत की, आसपास के एरियाज पे दोबारा अपना दबदबा बनाया। लेकिन फिर इसको हो गया टीबी, क्षय रोग, और उस क्षय रोग के कारण ये भी फिर जल्दी ही चले गए। और इनके क्षय रोग के कारण देखो, ये ना क्षय रोग से गहरे संकट में आ गई बातें। फिर बीच का एक ब्रेक आया, उस ब्रेक में फिर 2 लोग और आए जिन्होंने कुछ नहीं किया, माधवराव नारायण। अभी सिर्फ माधवराव थे, अब राव नारायण, ये थोड़े से टिके, लेकिन वही बात है कि उतना बड़ा कामकाज नहीं था। फिर बाजीराव सेकंड बना, कुछ नहीं बात बनी बेटा, ये सब फॉर्मेलिटी थी। आंगल मराठा संघर्ष, जब ये कमजोर होने लगे ना, तो अंग्रेज इस टाइम पे देख रहे थे कि भैया ये मराठे जिनका दबदबा था, ये तो अंदर से तो खोखले हैं, ये तो आपस में कलेश करते हैं। तो आंगल मराठा, जैसे आंगल मैसूर युद्ध हुए थे, उसी तरह आंगल मराठा युद्ध हुए। अंग्रेजों ने 3 लड़ाइयां लड़ी। ये लड़ाइयां बहुत ताकतवर लोगों के साथ नहीं लड़ी, जैसे बालाजी से लड़ने नहीं आए ये, ना ही बालाजी बाजीराव से लड़ने आए, ना बाजीराव से लड़ने आए, ना माधवराव से। जब धीरे धीरे ये कमजोर होने लगे ना, जब ऐसा हुआ कि इनके पता नहीं प्रशासन को कौन संभाल रहा है, कौन देख रहा है, तब अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाया, और वहीं पे उसी टाइम पे जब ये कमजोर थे, आपस में कलेश
कलेश कर रहे थे, इनकी यूनिटी कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी, इनके ऊपर अटैक किए और 3 अटैक के बाद क्लियर कट हो गया कि अंग्रेज इन पे हावी हैं। अंग्रेज धीरे 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 एक एक स्टेप करके सबको अपने कंट्रोल में करते गए। उसमें हमने कई सारी सारी कहानियां पुरानी पढ़ ली, सिर्फ ये कहानी बची थी, तो इसको आज पढ़ लेते हैं। आंगल मराठा संघर्ष। मराठे अगर असली मराठे वो पुराने वाले होते तो अंग्रेज कभी लड़ते नहीं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज अभी आए हैं, 1775 में थोड़ी ना अंग्रेज आए हैं। अंग्रेज तो यहाँ 1757 की लड़ाई में भी थे, प्लासी में। तब 57 में क्यों नहीं किया? क्योंकि 57 तक एक दबदबा था, डर था। अंग्रेजों ने देखा जब इनके घर में कलेश स्टार्ट हो गया ना 1774 के बाद से, 71 के बाद से इनफैक्ट, तो धीरे धीरे इस कमजोरी का फायदा उठाया। तो सबसे पहले लड़ने आ गए 1775 और फिर 7 साल ये युद्ध चला 82 तक। इसको अगर मैसूर के साथ जोड़ के देखो तो मैसूर में ये 1767 में आ गए थे, 69 में भाग गए थे, उसके बाद 80 में आए थे। तो अगर ध्यान से देखो तो अंग्रेज 2 युद्ध एक साथ लड़ रहे थे, 1780 से 84 वाला, और वो किसके साथ था? इनके हैदर अली के साथ। और यहाँ देखो 75 से 82, यानी अपनी फौज को 2 फ्रंट पे भेज रखा था अंग्रेजों ने, एक मराठों के साथ और एक मैसूर के साथ। और हम कितने अगर अब चीजों को देखें तो लगता है यार हम लोगों ने कभी सोच समझ के काम नहीं किया। जब हमें अंग्रेजों से लड़ना था तो अलग अलग क्यों लड़ रहे थे हम? वहां हम 80 से 84 लड़ रहे हैं, उस बीच में देखो यहाँ भी लड़ रहे हैं, ये भी हमारे और अंगल मैसूर वाले भी हमारे। अगर मैसूर मराठा इकट्ठे हो जाते तो क्या अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ नहीं फेंकते? अंग्रेज मराठों के साथ अलग लड़ रहे हैं, मैसूर के साथ अलग, और दोनों इंडियन हैं और दोनों ताकतवर हैं, दोनों के बाप दादा का डंका बजता था। भाई हैदर अली अपने आप इंडिपेंडेंट खुद से स्वतंत्र बना था, और यहाँ आप देख ही रहे हैं शिवाजी ने कैसे औरंगजेब के साथ भी पंगेबाजी ले रखी है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम दो इस देश वाले अलग हैं और दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। अपनी पावर को इकट्ठे मिला लेते तो फिर इस देश की तस्वीर ऐसी नहीं होती। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म दिमाग में ऐसे घुस गया था कि समझदार होते हुए भी मराठे कोई समझदार, ऐसा थोड़ा ना समझदार नहीं थे, या हैदर अली समझदार नहीं था, लेकिन दोनों ने यूनिटी से काम नहीं किया। कारण आपस में वो कांटेक्ट ही नहीं रखा कि भाई तुम और हम तो एक है, हम तो इंडियन है, ये वाली फीलिंग नहीं थी। मराठे लड़ रहे हैं, ये मैसूर लड़ रहा है, दोनों की इस बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने आंगल मैसूर युद्ध भी किए और उसी बीच में आंगल मराठा युद्ध भी किए। 75 से 82 तक वो मराठों से भी लड़ रहे हैं, उस बीच में 80 से 84 वो इनके साथ भी लड़ रहे हैं, मैसूर वालों के साथ। इसका मतलब हम में ये कमजोरी थी, हमें यूनिटी से साथ खड़े होना था, फिर उनको भगाना था यहाँ से। देखो क्या हुआ। आंगल मराठा युद्ध पहला 75 से 82। आंगल मराठा युद्ध के पहले दौर का कारण मराठों के आपसी झगड़े। अब सोचो मराठे आपस में भी लड़ रहे हैं, मैसूर वाले तो छोड़ दो, बाहर के आपस के इनके कलेश, क्योंकि माधवराव के बाद धीरे धीरे चीजें नीचे की तरफ आने लगी। आपसी झगड़े और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं। अच्छा, ये आपस में लड़के किसके पास जाते थे? अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों के पास एक पक्ष जाएगा तो अंग्रेज तो बन गए हीरो कि हम तुम्हारी लड़ाई को निपटवाएंगे। एक्चुअल में क्या है? दोनों को बेवकूफ बना के इनके ऊपर कब्जा करेंगे। 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की एक संधि हुई, जिसके चलते प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ। कितनी अजीब बात है ना। माधव ये अपना क्या नाम है, रघुनाथ राव इसी बेल्ट का है मराठों में, और ये अंग्रेजों से जाके एक संधि कर रहा है कि आप मेरे एरिया में आके अटैक करो। देखो प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ, संधि करके युद्ध हुआ है, बंद नहीं हुआ युद्ध, युद्ध करने के लिए संधि की है अंग्रेजों ने। किसके साथ? रघुनाथ राव के साथ। देखो 75 में सोचो युद्ध करने की संधि हो रही है। कायदे क्या कहता है? युद्ध खत्म हो गया, संधि कर लो। यहाँ युद्ध पहले करने से पहले संधि की भैया युद्ध में ये करेंगे। 1882 में अब युद्ध खत्म हो गया, में सालबाई की संधि ये खत्म करने के लिए है। तो पहली एक संधि कौन कर लाया? एक आदमी जिसका नाम क्या है? रघुनाथ राव। ये कमजोर है बेटा, तभी ये पहले लड़ने के लिए भी संधि कर रहे हैं कि लड़ाई करेंगे। रघुनाथ राव और अंग्रेजों ने संधि की, पहला आंगल मराठा युद्ध 75। 82 में ये बंद हुआ, बंद करने के लिए संधि हुई सालबाई की संधि। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों और महादजी सिंधिया के बीच। अब ये सिंधिया कौन है? ये जो पेशवा है ना, आगे जाके ना इनके घर परिवार में कलह कलेश हुआ और इनके 5 अलग अलग खानदान बट गए। 5 जैसे एक पहले ताकतवर थे, उनमें से 5 निकल गए। इसमें सिंधिया, होलकर, ये पेशवा और एक दो और इस तरह के ना, गायकवाड़ और भोसले, ये पांच कम्युनिटी अलग अलग बन गई। तो अब ये आपस में लड़ रही हैं, आपसी झगड़े हैं इनके, और एक ने जाके अंग्रेजों से संधि कर ली कि जी आप मेरे एरिया में आके आप अटैक कर दो।
अंग्रेजों ने अटैक कर दिया इनके ऊपर, जो 75 से 82, 82 में सालबाई की संधि हुई, जिसमें क्या कह रहे हैं ये किस किस के बीच है, अंग्रेजों और सिंधिया परिवार के बीच। पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त। अभी देखो, अभी एक संधि से ये करवा रहे थे, सूरत की संधि से, अब ये खत्म हो रहा है सालबाई की संधि से। लेकिन ये संधि थी रघुनाथ राव और अंग्रेजों की, और ये संधि है अंग्रेज और सिंधिया के बीच। ये सिंधिया जो आज है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मोदी जी के साथ, जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों के डेवलपमेंट के काम के लिए मिनिस्ट्री दी गई है, तो वो इसी खानदान के तो हैं, ये उन्हीं का तो परिवार है। ये उन्हीं के बेटे हैं, माधवराव सिंधिया के, उसी वंश के हैं ये लोग, जिसका नाम लिखा है यहाँ। पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटाकर दीर्घकालीन शांति की स्थापना कर ली। तो बोले भाई अब आगे से लंबे समय तक नहीं लड़ेंगे। कब कही ये बात, 75 में तो लड़ने के लिए संधि की, पहले कौन सी, सूरत की। फिर खत्म करने के लिए की कौन सी संधि, ये क्या नाम था इसका, सालबाई, सालबाई जगह का नाम है इसकी संधि। और बोले अब लंबे समय तक कलेश नहीं करेंगे, भाई तेरी टेरिटरी तेरी, सिंधिया होलकर जो आपस में, और मेरी टेरिटरी मेरी, कलेश नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात मानते कहाँ थे बेटा। दूसरा अंगल मराठा युद्ध हो गया 1803, फिर भी अगर देखें तो एक लंबा गैप आ गया भाई, 1775 से ये क्या है, 1782। अब एक चीज और देखो, इस बीच में साउथ की बेल्ट पे ध्यान दो, मैसूर के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं अंग्रेज, यानी अंग्रेजों का ध्यान पूरा मैसूर पर है। उस बीच में मराठों के साथ संधि हो गई कि भैया हम लंबे समय तक नहीं लड़ेंगे, तो अंग्रेजों को तो मजे आ गए। अब अंग्रेजों को अपना सारा ध्यान किस पे देना है, मैसूर पर। इसी बीच में देखो 84 में पहले ये हारेगा टीपू सुल्तान, 90 में 92 के बीच में तीसरी लड़ाई में फिर ये हारेगा, और चौथी में इसको मार दिया जाएगा। और जैसे ही इसको मारा जाएगा 1799 में, उसके तीसरे साल में देखो फिर आ गए लड़ने। इसका मतलब अंग्रेज बहुत शातिर थे, बहुत चालाकी से खेलते थे। इन्होंने पहले क्या किया, पहले दोनों के साथ लड़ाई झगड़े किए, फिर देखा कि ये मराठे ताकतवर साबित हो सकते हैं, तो कहा कि भैया अपनी संधि बंदी सालबाई की कर ली, लंबे समय तक नहीं लड़ेंगे। और यहाँ इनके ऊपर बार बार अटैक कर करके इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। जब ये 1799 में लड़का मारा गया, टीपू सुल्तान, तो इसके 2-3 साल बाद ही देख लो मराठों को भी लाइन पे लगा दिया, फिर उनके ऊपर अटैक करने लगे। तो 1803 से 1806, 1800 में पूना के मुख्यमंत्री नाना फडणवीस, मुख्यमंत्री मतलब आज वाले नहीं, ये मान लो वहां का हेड पूना का। हम जानते हैं ना कि पेशवाओं ने पूना को इंपॉर्टेंट बनाया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट था शिवनेरी का किला, फिर रायगढ़ राजधानी बनी, फिर सतारा, फिर कोल्हापुर, और अब हम पढ़ रहे थे पूना। तो पूना के एक आदमी थे बड़े, नाना फडणवीस, इनकी डेथ हो गई 1800 में। मराठों के लिए अभिशाप हो गया ये, क्योंकि मराठों में सबसे ताकतवर जो इस टाइम पे संभाल रहे थे नाना फडणवीस थे। ये इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ होते ही अब फिर वही कलेश होगा कि कौन बनेगा कौन बनेगा, ठीक है। नाना फडणवीस से मुक्त होने के बाद बाजीराव द्वितीय ने, अब ये बाजीराव द्वितीय कोई वो नहीं है, ये कहीं तुम सोचो ये शिवाजी का, अब ये पेशवाओं के वंश हैं। बाजीराव सेकंड ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाए और षड्यंत्र रचे, यानी अब फिर इनके इंटरनल कलेश स्टार्ट हो गए। किसके मरने के बाद, नाना फडणवीस के बाद। फडणवीस एक ताकतवर आदमी थे, मर गए, इनके इंटरनल फिर झगड़े, फिर कलेश, आपस में लड़ रहे हैं। 1801 में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई, अब ये होलकर इन्हीं के तो परिवार हैं भाई, होलकर, भोंसले, गायकवाड़, सिंधिया और पेशवा, ये 5 खानदान थे, एक बटके, जैसे एक खानदान में 5 लड़के हों, पांचों के अपने अपने परिवार, तो ऐसे पेशवाओं में से 5 निकल गए, एक तो पेशवा, एक होलकर, एक सिंधिया, एक गायकवाड़ और एक भोंसले। तो ये आपस में कलेश कर रहे हैं अब पांचों, कभी कोई किसी पे अटैक कर रहा है, कभी कोई कोई जाके अंग्रेजों को बुला लाता है, कोई आपस में लड़ता है। तो उन्हीं में से कह रहे हैं 1801 में पेशवा ने, पेशवा एक हो गए, जसवंत राव होलकर, ये दूसरा हो गया होलकर, इसके भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी, यानी 2 खानदानों में से एक ने दूसरे के जो बैठा था उसके भाई का मर्डर कर दिया। पेशवाओं ने होलकर के छोटे भाई का मर्डर कर दिया। होलकर बदला लेगा, पूना पर आक्रमण कर दिया। क्यों, क्योंकि पूना में पेशवा थे। और क्या किया उसने, आक्रमण कर सिंधिया और पेशवा की सेना को पराजित कर दिया, यानी पेशवा ने होलकर के जो बैठा था, होलकर का, उसके भाई का मर्डर किया। अब वो बदला लेने आया तो उसने पूना में एक तो पेशवा और दूसरे कौन थे इनके दोस्त, सिंधिया, इनकी सेना को हरा दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। यानी अब 3 खानदान लड़ रहे हैं, एक ही जिनका वंश है, होलकर, सिंधिया और पेशवा। गलती पेशवा की है, पेशवा ने पहले हत्या की। अब अगला बदला लेने आया तो इन दोनों को भगा दिया उसने और पूना पे इनके कब्जा कर लिया कि मेरा गढ़ है ये। अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना की गद्दी पर बैठा दिया। तो उसने अपने, अब देखो ये राव है ना, ये होलकर वाले, तो होलकर को हम राव लिख रहे हैं यहाँ, राव मतलब इन्हीं का सरनेम है ये। तो होलकर ने अपना इनको हटाया, दोनों को भगाया,
और अपने ही फैमिली का कहा कि तेरी गद्दी है, यानी पेशवाओं की गद्दी छीन ली। पूना पेशवाओं का था, किसने छीना? जिसके भाई का मर्डर हुआ है उसने। तो कौन था वो? होलकर, जसवंत राव होलकर। अब देखना फिर इनका कलेश होगा। बाजीराव द्वितीय ने भागकर, अब ये भाग गया यहाँ से बचने के लिए, बसीन में शरण ली, जगह का नाम, और 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि कर ली। अब देखो अपने घर का कलेश हुआ ना, तो इनमें से कौन कौन लड़े? पेशवा लड़े, होलकर लड़े, सिंधिया लड़े। गलती पेशवा की है, इसने पहले होलकर के भाई को मार दिया। अब उसने बदला लेने आया तो उसकी सेना ने पेशवा की और सिंधिया की सेना को भगा के और पूना पे अधिकार कर लिया। तो अब ये भाग के गए अंग्रेजों के पास कि जी हमें हमारी जमीन दिलवाओ। अंग्रेज फिर बीच में आ गए। तो बसीन की संधि हुई, अंग्रेजों से बसीन की संधि किसने की है? ये बाजीराव सेकंड ने 1802 में। भोंसले, अब ये एक ही खानदान के अलग अलग हैं ये। भोंसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। भोंसले क्या कह रहा है कि भाई कौन अंग्रेज है, मैं देखता हूं, मैं अपने आप देख लूंगा इनको। गायकवाड़ और होलकर इस युद्ध से अलग रहे। 5 थे ना ये। गायकवाड़ बोले भाई हमारा लेना देना नहीं है, तुम लड़ो तुम मरो। होलकर ने कहा भाई मैं भी इनसे, मेरी लड़ाई थी पेशवाओं से, मेरी लड़ाई थी सिंधिया से, भाई मेरा मरा था, लेकिन मैं अंग्रेजों से दूर हूं, मैं अंग्रेजों से ना बातचीत ना मेरा कोई लेना ना देना। तो गायकवाड़ और होलकर तो अलग रहे, लेकिन भोसले ने कहा कि मैं चैलेंज करूंगा। अंग्रेज कौन होते हैं? हमारे घर के बीच में आने वाले और ये संधि करने वाले। वेलेजली और लॉर्ड लेक ने 1803 में भोसले से देवगांव की संधि, अब इसको हरा देंगे, और 1803 में सिंधिया से सुरजी अर्जन गांव की संधि की। इसमें अंग्रेजों ने इनको एक तरह से नीचा दिखाया और कहा कि तुम्हारी जहां जहां प्रॉपर्टी है ना हरियाणा में, वो भी हमारी है, लिखित में दो। और इनको मानना पड़ा कि ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी हमारी इंडिया में उत्तर भारत में है वो सब आपकी। यानी लड़ रहे थे 5 खानदान, जिनके बाप दादा कभी एक थे। उसमें होलकर है, पेशवा है, गायकवाड़ है, सिंधिया है और भोसले हैं। आपस में एक दूसरे के मारकाट मचा रहे हैं। कभी कोई सा अंग्रेजों को पकड़ लाया, कभी कोई सा। अंग्रेज आके सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर हंसते होंगे, पीछे से जाके कहते होंगे अच्छे बेवकूफ हैं, आपस में ही कलह कलेश करते हैं। इस टाइम पे जब ये सब चल रहा है तो अंग्रेज 2 टेरिटरी अपने कब्जे में ले चुके हैं। जब ये सब कहानी हो रही है, बंगाल पे उनका कब्जा हो गया, क्योंकि 1764 के बाद तो बंगाल बिहार उड़ीसा उनका था। 1799 में जब ये कलेश हो रहा था, उससे 3-4 साल पहले मैसूर पर उनका कब्जा हो गया। हैदराबाद का निजाम तो पहले ही घुटने टेक चुका था। अवध, ये सारी बेल्ट इनकी है। अब ये बस लास्ट होता है ना कि भाई लास्ट में एक वो सांस ले रहे हैं ये मराठे, अब ये खत्म होने वाले हैं। नेक्स्ट देखना, तो सुरजी अंजन गांव की संधि, इससे हरियाणा और ये सारी बेल्ट इनको अंग्रेजों को मिल गई। अप्रैल 1804 में होलकर ने, फिर उसी खानदान के लोग, होलकर ने अंग्रेजों से राजपुर घाट की संधि की। अब बेटा ये इतनी संधियां हैं कि सारी याद हो ही नहीं सकती। कभी ये कहीं संधि कर रहे हैं, कभी कहीं, कभी ये बसीन की संधि, कभी सालबाई की संधि, कभी इसकी अपना पूना वाले ने की थी ना वो सूरत की संधि, कभी फिर सुरजी अंजन गांव की संधि, कभी राजपुर, ढेर संधियां हैं। ये संधियां इंपॉर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि ये तो तुम देख पा रहे हो 1804 में, 1801 में, 3 में, इनको यही काम है। ये कोई सा पांचों में से जाता है, संधि कर लेता है, जी मेरी मदद करना, इनको हरवा देना। अंग्रेज हंसते हैं, इनको बेवकूफ समझते हैं, मदद किसी की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये? राजपुर घाट की संधि की। अब ये संधि संधि में देखो अगला युद्ध आ जाएगा 10-12 साल बाद, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। मराठे एक बात नहीं समझ पा रहे थे कि अंग्रेज किसी के सगे है ही नहीं। अंग्रेजों ने सबको हड़प लिया, क्या बंगाल, क्या हैदराबाद, क्या मैसूर, तो मराठों को कैसे छोड़ देंगे? लेकिन मराठों की बुद्धि में ये बात आ ही नहीं रही थी। अपने कलेश से उभर के एक टाइम पर इकट्ठे होके अंग्रेजों से लड़ना था। ये क्या करते रहे? अपने कलेश में एक दूसरे के मर्डर करते रहे, अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के कि आ जाओ हमारी संधि करवा दो। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है 1817-18, कितना छोटा पीरियड है देखो। जब फर्स्ट लड़ा तो याद है 7 साल लड़े, 1875 से 82। कारण ताकतवर थे मराठे, आसानी से। युद्ध लंबा तब चलता है जब ताकत हो किसी में, ताकत ना हो तो 2 दिन भी युद्ध ना चले। अब इस युद्ध को देख लो तुम, इसका मतलब ये खात्मे की तरफ है। हेस्टिंग्स के पिंडधारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। अब एक तरह से ना अंग्रेजों ने टारगेट कर लिया, इनको खत्म करना है, जिससे दोनों पक्षों के मध्य तनाव बढ़ गया। अब कारण कुछ कुछ बने, लेकिन रियलिटी ये है कि अंग्रेज ये भाप गए थे कि अब ये बस लास्ट एक अपना ना पंछी फड़फड़ा रहा है, दम निकलने वाला है, उसके लिए बस थोड़ा थोड़ा लॉजिक कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं। इस युद्ध में हेस्टिंग्स ने नागपुर के राजा को 1816 को पेशवा को
जून 17 को और सिंधिया को नवंबर 17 को अपमानजनक संधियां करने पर विवश किया। अब इस चीज को देखो, जो ये आपस में लड़ते थे ना, इन सब की बेइज्जती हुई। हेस्टिंग्स ने सारों को लाइन में लगा दिया और हर एक को जबरदस्ती कहा कि संधि कर, और संधि थी अपमानजनक। अपमानजनक पता है किसको बोलते हैं? जब टेरिटरी छीन ली जाती है, जब उनके हिस्से में घुस के उनके किले छीन लिए जाते हैं, उनकी जो कमाई का साधन है, जो एरिया है, जिससे वो टैक्स लेते हैं, वो छीन लिया जाता है। तो जिनको पकड़ पकड़ के लाते हैं ना कि आ जाओ जी हमारी हम साथ दे, तो आ जाओ, आज वो इन्हीं पे हावी हैं। अंग्रेजों ने देखा कमजोर हैं, कुछ कर पाएंगे नहीं, आपस में कलेश है, तो इन सबके साथ अलग अलग उसी दौर में संधियां की और सबकी अपमानजनक, यानी सबसे पैसा ऐंठा, सबसे जमीन ऐंठी, अपमानजनक संधियां करने पर विवश किया। अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बस लास्ट आ गया इनका। बाजीराव का पूना प्रदेश, देखो, बाजीराव का पूना प्रदेश, ये पेशवा है बाजीराव, पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। और इसके बाद क्या कहा गया कि यहां से चलो और अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी जगह देंगे कानपुर के पास, यूपी में बिठूर, वहां रहना, और हम पेंशन देंगे, उस पे गुजर बसर कर लेना, ना तुम्हारी कमाई का साधन, ना तुम्हें कोई टैक्स देने आए, ना तुम राजा। तो सोचो, जिनका बेस इतना स्ट्रांग, एक लड़के ने जिसको कुछ नहीं मिला था, 11-12 साल के उस लड़के को उसके पिताजी ने एक बहुत ही बंजर टाइप की जमीन दी थी कि बेटा मेरे पास तो यही है, मैं तो खुद इनकी नौकरी करता हूँ। उस लड़के ने कहाँ से काम करके, मेहनत करके, पसीना बहा के कैसे छत्रपति महाराज बने वो, और कैसे उनके आगे आने वाली पीढ़ियों में देखो कैसे दुर्गत हो गई कि आपस के घर के कलेश, इन पांचों की कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े, बार बार अंग्रेजों को बीच में लाना। अंग्रेज इस बात को भांप गए और 1817 में इनको सबका पत्ता साफ करके पूना, जो इनका गढ़ था ना पेशवाओं का, ये कब्जे में ले लिया। पेशवाओं से ऊपर कोई था ही नहीं। गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर, ये तो कच्चे थे ना, मेन तो पेशवा थे। अब पेशवाओं की टेरिटरी पे कब्जा किसका है? अंग्रेजों का। और इनको भेज दिया यूपी कानपुर के पास बिठूर में कि वहीं रहो। तभी तो 57 की क्रांति में फिर ये लोग काम करेंगे। चलो, मराठा प्रशासन। अब ये जो इतने साल काम चला, इसका कारण क्या था? किसी भी स्टेट का, किसी भी एरिया का अगर काम चलता है ना, तो वहां राजा के पास एक ताकतवर काउंसिल होती है। उस काउंसिल में कुछ लोग होते हैं, जैसे न्यायाधीश इंपॉर्टेंट होगा, अमात्य नाम की एक पोस्ट, मतलब अमात्य एक बड़ा आदमी जो पैसे वैसे पर कंट्रोल रखता था। ऐसे ना एक वर्ड आता है नवीस। कभी आप अगर जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान बेचने खरीदने जाएं, तो जहाँ पे कागजात नहीं बंद, रजिस्ट्री वगैरह होती है तहसीलदार के दफ्तर के आसपास, वहां बाहर निकलो तो वहां बहुत सारे टाइपिंग के खोखे बने होते हैं छोटे छोटे से, उसके ऊपर लिखा होता है नवीस। तो नवीस शब्द, तो नवीस का रिकॉर्ड रखने वाला, जो मेंटेन करता है सारी लिखत पढ़त को। तो इस तरह के नवीस हुआ करते थे, इनके अमात्य हुआ करते थे। अगर शिवाजी की बात करूं तो शिवाजी ने 8 बहुत ताकतवर आदमी अपने अंडर के, भाई तुम मेरे अष्ट प्रधान हो, 8 मेरे हेड हो, एक को सेना पकड़ा दी, एक को बाजार पकड़ा दिया, एक को टैक्स दे दिया, ऐसे बांट दिया था काम। ठीक है, तो प्रशासन ऐसे ही चलते थे सबके। मराठों में एक अच्छी बात क्या थी शिवाजी में, याद करो, शिवाजी ये देखने के लिए कि ये मुगल कैसे राज करते हैं, इनका दरबार कैसे भरता है, याद है अपने आप गया था ये दरबार में, जब इसकी बेइज्जती कर दी थी औरंगजेब ने और 5,000 मनसबदारों की लाइन में लगा दिया था। तो इसका मतलब ये सीखने की चाह रखता था। ये ऐसे इतिहास में नाम दर्ज नहीं होते बेटा, इन्होंने बहुत मेहनत की, सीखा इन्होंने। तो देखें क्या कहते हैं, 18वीं 19वीं शताब्दी। 18वीं कैसे? क्योंकि 1700 में ही पैदा हुए थे, 1700 पैदा तो क्या, एक्सपायर हो गए थे, लेकिन 1700 के बाद ज्यादा काम किया था पेशवाओं ने। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में मराठा प्रशासन हिंदू और मुस्लिम संस्थाओं का उत्तम मिश्रण था। एक अच्छी बात क्या थी, ये बेटा वैसे तो हिंदुत्व की बातें करते थे, लेकिन इन्होंने अपने तोपची और अपने सारे लोग ना मुसलमान भी रखे। हिंदुओं में एक अच्छी बात ये थी कि बहुत कट्टर नहीं थे, इनकी सेना में मुस्लिम लोग भी थे शामिल। प्रारंभ में पेशवा शिवाजी की अष्ट प्रधान समिति का सदस्य होता था। स्टार्टिंग में तो शिवाजी ने 8 लोग रखे थे ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा बनाया था। पहले पेशवा, सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा शाहू ने कहा कि भाई पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट होगा। शिवाजी के भी थे, लेकिन शिवाजी के सामने कोई बोल नहीं सकता था, लेकिन शाहू ने जिस आदमी को बनाया उसने कहा ये पद अब मेरे ही वंश का है, और वो ताकतवर था बालाजी। तो अष्ट प्रधान, 8 प्रधान थे, समिति का सदस्य होता था पहले पुराने टाइम में। सूची में ये पद दूसरे स्थान पर, सबसे ऊपर छत्रपति, उसके बाद पेशवा। 1698 में राजा राम, राजा राम याद है, शिवाजी का दूसरी वाइफ का बेटा। संभाजी तो इसका पहली वाइफ का बेटा था, राजा राम। तो राजा राम ने एक नया प्रतिनिधि नामक पद भी बनाया कि ये हमारा प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव। पूना में, पूना किसके लिए इंपॉर्टेंट था? पेशवाओं के लिए। पेशवा का सचिवालय था सेक्रेटरीट, जिसे हुजूर दफ्तर कहते थे, मराठा प्रशासन का केंद्र। आप किसी भी जिले में जाते हैं ना, तो जिले के सारे अधिकारी, डीसी वगैरह सेक्रेटरीट में बैठते हैं बेटा, सचिवालय में, वहां बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं सारे। तो ये इंपॉर्टेंट है, मराठा प्रशासन का केंद्र। ठीक है, ठीक है, कौन विकास जी? अच्छा, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। तो परिमल सर एक्चुअली अभी चंडीगढ़ से आए हैं, अभी ऑफिस में बता रहे थे, एक बार कुछ जानकारी भी दी जाएगी बेटा, वो हरियाणा के बच्चों के लिए स्पेशल रहेगी। तो चलो कोई नहीं, इसमें तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। देखो, हुजूर दफ्तर कहते थे मराठा प्रशासन का केंद्र था। शाहू, शाहू कौन? जिसने पेशवाओं को बड़ी इंपॉर्टेंस दी। क्यों? क्योंकि शाहू तो बेटा अनभिज्ञ था, ये तो बच्चा था संभाजी का बेटा, जब पकड़ के ले गया था औरंगजेब और अपनी कैद में रखा। संभाजी को तो उसने 1789 में मरवा दिया, लेकिन संभाजी के बेटे को जिंदा रखा। पता नहीं क्या प्लान था उसका। 1707 में जब वो मर गया औरंगजेब, तब उसके बेटे ने इसको छुड़वाया था, छोड़ दिया था। तो उस शाहू, क्योंकि जरूरत थी इसको, तो इसके शासनकाल में मुगल सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। शाहू ने कहा कि भाई मेरे दादा बेशक लड़े होंगे, लेकिन मैं नहीं लड़ना चाहता, इस लड़ाई झगड़े को यहाँ खत्म करते हैं और आप हम सबसे ऊपर है। किसके लिए कही इसने ये बात? मुगलों के लिए। सोचो, शाहू के दादा मुगल के दरबार में जाके इतना जिगरा रखते थे कि चुनौती दे दी थी कि भैया आपने मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया। औरंगजेब से तू में हुई थी शिवाजी की। शिवाजी को औरंगजेब ने अपने किले में बंद करवा दिया था, आगरा के किले में, जयपुर भवन है वहां। वहां से वो कैसे घोड़े पे बैठ के दौड़, मतलब एक पूरी छलांग लगा के इतनी ऊंची दीवार पे कैसे निकले, बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं। वो घोड़े के समेत उनकी आज भी स्टेचू है वहां पर, उसी किले में, आगरा के किले में। मैंने देखा है, तभी बता रही हूँ। तो आप सोचो, जिस बच्चे के दादा में इतना दम था कि भारत के इतने ताकतवर बादशाह से, जो कट्टर था, उससे भिड़ गए। जिसके पिताजी में इतना दम था कि औरंगजेब को बोले कि धर्म बदल लूंगा, पर पहले अपनी बेटी की शादी मुझसे करो। एक एक शरीर का अंग काट काट के 40 दिन तड़पा के जिसको मारा गया, उसके बेटे ने अपने कार्यकाल में लड़ना नहीं स्वीकारा। ये कहा कि ठीक है, मैंने आपकी सर्वोच्चता मान ली। किनकी? मुगलों की। ये कहीं ना कहीं कमजोरी तो दिखाता ही है ना बेटा। यानी शाहू में वो बात नहीं थी जो उसके पिताजी संभाजी में और जो उसके दादा शिवाजी में थे, वो नहीं झुके, ये झुक गया। इसने मुगल सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। और अजीब बात पता है क्या है? शाहू के सामने तो मुगल थे ही नहीं ताकतवर। शाहू के तो रिहाई तभी हुई थी जब सबसे काबिल लास्ट मर गया था, औरंगजेब। शाहू जब आया तब तो बेटा नालायक, वो क्या क्या नाम थे उनके, शाह ए बेखबर और मोहम्मद शाह रंगीला और लंपट मूर्ख। तो वो लोग जो सच में बलशाली थे, ताकतवर थे, उनके सामने इसके बाप और दादा नहीं झुके थे। लेकिन अब इन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने मान ली सर्वोच्चता। 1719 की संधि के अनुसार फर्रुख शेर कौन था? इसने ना 13 से 19 तक राज किया। और फर्रुख शेर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसने अंग्रेजों को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। फर्रुख शेर ने शाहू को 10 लाख रुपए वार्षिक खिराज और 10,000 का मनसब देना स्वीकार कर लिया। तो फर्रुख शेर ने ये कहा शाहू को कि भाई तुम्हें जो है, मैं क्योंकि मैं मुगल बादशाह हूँ, मैं तुम्हें मनसब दे रहा हूँ, तो 10,000 का मनसब तुम्हें दे दिया। अब याद करो, इसके दादा को जो मनसब दिया था औरंगजेब ने, वो 5,000 का था कि भाई 5,000, इसके मतलब पिताजी को, संभाजी को। इसको 10,000 का मनसब किसने दे दिया? फर्रुख शेर ने। फर्रुख शेर भी तो कम उतना ताकतवर नहीं है। सिर्फ 1750, अब 50 क्या हुआ, 49 में शाहू मर गया। शाहू मर गया तो शाहू के बाद आपको याद है इसका बेटा नहीं था। फिर इसके चाची का पोता कोई था जिसका कि नाम संभाजी सेकंड था, राजा राम सेकंड था, वो बने, वो ताकतवर नहीं थे। तो उस बीच में पेशवाओं ने देखो क्या किया। 1750 की संगोला की संधि, यहाँ लिख दिया कि हम ताकतवर हैं, पेशवा ही राज्य का वास्तविक मुखिया बन गया। तो संगोला की संधि, ये हमारी फाइल हो गई कंप्लीट। अब देखो 73 तक इसमें पेजेस से हमने ये पूरी पढ़ ली। इसमें से मैंने आपको कोई टॉपिक नहीं है जो छुड़वाया हो। मराठा प्रशासन हमने पढ़ लिया, कैसे कैसे काम हुआ। मराठा युद्ध हमने पढ़ लिए, ठीक है। बसीन की संधि हमने पढ़ ली, ये सारा। द्वितीय मराठा, सालबाई की संधि, प्रथम आंगल मराठा, ये सब हमने पढ़ लिए। बाजीराव सेकंड, माधवराव नारायण, जिसके टाइम में चीजें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी में आ गई थी। माधवराव ने कोशिश की थी अपने बाप दादा परदादा के नाम को, लेकिन फिर उनको टीबी हो गया था, वो थोड़े ही समय बाद एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया, ये पूरी फाइल हमारी कंप्लीट हो गई। बालाजी बाजीराव ये भी पढ़ लिया। इसमें कुछ हिस्सा शायद रह गया था, वरना की संधि, 1 मिनट, उसकी हेडिंग कुछ मुझे याद है कि बीच में मैंने छुड़वाई थी। बाजीराव पढ़ा दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। पेशवा काल, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। यहाँ से थोड़ा सा मेरा वारणा की संधि ये भी करा दिया था। संभाजी, कोल्हापुर, खेड़ा का युद्ध, ये सब करा दिया। शाहू भी पढ़ा दिया, ये भी हो गया। ताराबाई भी पढ़ा दिया था। इनका प्रशासन, जहां शिवाजी की डेथ हुई थी ना, शिवाजी की डेथ के बाद थोड़ा सा रह गया था। शाहू का प्रतिनिधि राजा राम, ये तो मैंने कंप्लीट पढ़ाया आपको। संभाजी भी पढ़ा दिया। न्याय प्रशासन ये रह गया था। ये सरदेश मुखी, थोड़ा सा सुन लोगे ना, उससे भी काम चल जाएगा। ये नहीं पढ़ाया था।
ये थोड़ा सा रीडिंग करने का है, ये देखो, ये इनके टेक्सेस थे, ये थोड़ा सा पढ़ना था, ये प्रशासन यहाँ से पढ़ना था। मैंने बीच का पोर्शन छुड़वाया था, शिवाजी का पूरा ट्री पढ़ा के। ये देखो, लास्ट हमने पढ़ा था शिवाजी के बारे में, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसके बाद शिवाजी ने क्या काम, कैसे इतना बढ़िया काम एक आदमी ने कैसे जमाया, तो उसने कुछ ना कुछ तो किया था। वो पढ़ते हैं क्या काम था इनका। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांश था, सबसे सीखने की इच्छा थी इनमें। दक्षिणी राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, जिसमें छत्रपति प्रमुख होता था। तो छत्रपति अपने नाम के आगे 1674 में लगाया, 80 में ये एक्सपायर हो गए। इन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट छत्रपति है, जो हमने कह दिया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, छत्रपति। राजा या छत्रपति प्रभुत्व संपन्न, उसके पास सारी पावर, निरंकुश, जिसको कोई कुछ कह ना पाए, शासक था। अंतिम कानून निर्माता छत्रपति था इसके टाइम पर। प्रशासकीय प्रधान, सब चीजों का मुखिया, न्यायाधीश भी था, और सेनापति। तो सारे डिसीजन छत्रपति के, किसके टाइम पर, शिवाजी। मराठा शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान। लेकिन ये एक आदमी किसी से तो डिस्कस करता होगा ना, बेटा मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो जैसे आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 30 मिनिस्टर हैं, ऐसे इसके टाइम पर 8 मिनिस्टर, तो एरिया भी तो कम था। अष्ट प्रधान बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ लेंगे अष्ट प्रधान किसके इसमें थे, तो आप टिक करेंगे शिवाजी के थे सबसे पहले अष्ट प्रधान। एक अष्ट दिग्गज भी है, वो कृष्णदेव राय के हैं। अष्ट प्रधान नामक 8 मंत्रियों का समूह था, जिसका काम राजा को परामर्श देना मात्र था, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते थे। परामर्श देंगे, मानना ना मानना छत्रपति की मर्जी। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था और उसके सचिव के रूप में काम करता था, सेक्रेटरी के रूप में। आज भी तो ऐसा ही है, आज सारे मंत्री किसके प्रति, पीएम के प्रति। और आज बस इतना फर्क है कि सेक्रेटरी आईएएस लेवल के अधिकारी मिल जाते हैं, तब वो उस टाइम पे आईएएस कोई नहीं होता था। अष्ट प्रधान, 8 बड़े हेड। तो सबसे पहला था पेशवा। छत्रपति ने पेशवा को अपने से नीचे रखा। फिर एक संधि हुई, संगोला की संधि, जिसमें पेशवाओं ने शाहू के मरने के बाद कहा कि हम हैं मेन, तुम लोग नहीं हो। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, ये राजा का प्रधानमंत्री था, प्रत्येक राज्य के शासन की देखभाल करता था, राजा की अनुपस्थिति में उसके कामों की देखभाल करता था, सरकारी पत्रों दस्तावेजों पर राजा की मोहर के नीचे अपनी मोहर लगाता था। यानी सबसे बड़ा छत्रपति या राजा, उसके नीचे फिर पेशवा। पेशवाओं को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली शाहू के काल में, क्योंकि शाहू को काम करना ढंग से नहीं आता था। वैसे ठीक था, लेकिन शाहू को बालाजी की मदद लेनी पड़ी, फिर बाजीराव की, फिर बाजीराव की। बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड के बीच में शाहू मर गया, तो शाहू ने इनका पद बहुत बड़ा बना दिया। पहले इसकी मोहर नीचे, पहले छत्रपति के ऊपर, नीचे इसकी मोहर। वैसे इंपॉर्टेंट ये पहले भी था। अगले थे अमात्य। अमात्य होता है मेन आदमी। ये वित्त, पैसा और राजस्व का मंत्री था। आय व्यय के सभी लेखों की जांच करके उस पर हस्ताक्षर करता था। तो पैसे का सारा जो खेल था, वो छत्रपति खुद नहीं देखता था, नहीं उसके पेशवा देखते थे, वो तो लड़ाई झगड़े और डिसीजंस। फिर सारा पैसे का कामकाज अमात्य देखता था। वाकिया नवीस, नवीस होते हैं बेटा जो रिपोर्ट और ये लिखने का काम करते हैं। वाकिया नवीस राजा के दैनिक काम और दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। भाई किससे मीटिंग है, कौन आया राजा से मिलने, क्या कुछ है, तो उस टाइम पे सारा लिखत पढ़त का काम नवीस करता था। दूसरा शुरू नवीस, ये कौन था, ये राजकीय पत्र व्यवहार, भाई हमें कानपुर के राजा को पत्र लिखना है, तो फिर सारा कामकाज ये देखेगा। हमें दक्षिण भारत के राजाओं को मैसेज लिखना है या पत्र लिखना है टैक्स के लिए, कि टैक्स कलेक्ट करेंगे, नहीं करने दोगे तो हम ये करेंगे। तो ऐसा सारा कामकाज ये नवीस करते थे। परगनों के हिसाब की जांच करना, ये इसके काम थे। नवीस का मतलब एक तरह से रिकॉर्ड वाले लोग। देखो ये लिखा है, विवरण लिखत पढ़त का, और ये भी हिसाब किताब की जांच, तो ये लिखने पढ़ने वाले। दबीर या सुमंत, ये विदेश मंत्री था, भाई विदेशियों के साथ कैसे बातचीत करनी है, व्यापार होगा कि नहीं होगा, सब ये देखता था। सेनापति सरे नौबत, सेना की भर्ती कितनी करनी है, कितनी हाथी सेना, कितनी गज सेना, कितनी अश्व सेना, कितनी पैदल, कितने रथ, कितना, ये सारा कामकाज था सेनापति का। ठीक है, रसद, कहाँ से तोप आएंगी, कहाँ से गोले, ये सब इसके काम। पंडित राव, पंडित दिख रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं न्याय धर्म इसकी बातें करेगा। तो पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कामों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व। तो जितना धर्म के नाम पे भाई वहां मंदिर बनवा दिया, वहां कुछ दान दे दिया, ऐसे पहले सब राजा करते, तो उनका सारा लिखत पढ़त करता था। न्यायाधीश तो क्या करेगा, ये न्याय करेगा, लेकिन अंतिम न्याय किसका होगा, छत्रपति का। अगर न्यायाधीश के न्याय से छत्रपति खुश नहीं है तो उसको हटा सकता है। आज भी अगर देखें तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किसी को सजाए मौत दे दी, तो वो आदमी अगर अपनी मर्सी पिटीशन लिख दे, तो राष्ट्रपति को याद है आर्टिकल 72 के तहत मर्सी पिटीशन की, वो मना कर सकता है, माफ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, बिल्कुल खत्म कर सकता है, रूप बदल सकता है। ऐसा ही यहाँ मान लो। तो न्यायाधीश क्या था, राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश था ये।
राजा के बाद है, लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र में राज्य के समस्त दीवानी और फौजदारी मामले। फौजदारी में ना बेटा मर्डर, क्राइम ये आता है, और दीवानी में भाई जमीन हड़प ली, कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हैं, घर परिवार के, प्लॉट के, रिश्ते के, इसको बोलते हैं दीवानी मामले। फौजदारी होते हैं मर्डर या इस तरह के बड़े लेवल के क्राइम। ठीक है, तो ये हमने 8 पढ़ लिए। देखो, न्यायाधीश था पंडित राव, ये था ना वो सारा धार्मिक वगैरह का। सेनापति सेना का। सुमंत कौन था? विदेश मंत्री। नवीस रिकॉर्ड रखने वाले, वाकिया भी और शुरू भी। और अमात्य क्या था? जो सारे पैसे वैसे का खेल देखता था। और ये कौन था? पेशवा, ये सेकंड जिसकी स्टैंप लगती थी। तो 8 मेन आदमी थे, मैंने 8 आपके सामने पढ़ के बता दिए। ठीक है, इसके बाद न्यायाधीश के बाद देखो, पेशवा, सचिव और मंत्री। पेशवा कौन था? सेकंड बड़ा, किसके बाद? छत्रपति के बाद। नवीस जो लिखते विखते थे। सचिव, सेक्रेटरी और मंत्री। इसको विभागीय दायित्वों के अलावा बड़े प्रांतों का प्रभारी भी बनाया जाता था। यानी पेशवा इंपॉर्टेंट थे, सचिव और मंत्री। अष्ट प्रधान में पंडित राव धार्मिक काम देखता था ना सारे, भाई कहाँ मंदिर बनेगा, कहाँ मूर्तियां, कितने रुपए। न्यायाधीश न्याय, इसको छोड़कर सब मंत्रियों को अपने असैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त सैनिक कमाल भी संभालनी पड़ती थी। यानी लड़ाई झगड़े होने पर ये नवीस भी जाते थे लड़ाइयों के मैदान में। ऐसा नहीं बस लिखते रहोगे, अपने आप को फिट भी रखो। सेना का हेड भी, क्या पता तुम्हें जाना पड़ जाए सेना में भी। चिटनिस, समाचार लिपिक अथवा मुंशी भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जो सारी चीजों के बारे में लिखत पढ़त रखते थे। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त कर रखा था। प्रत्येक राज्य, प्रत्येक प्रांत का एक वायसराय के अधीन था राज प्रतिनिधि। प्रांतों को परगनों में, तालुकों में, परगनों के अंतर्गत तरफ मौजे, मतलब ये छोटे, जैसे आज कहते हैं हम भाई गांव हैं, फिर 4-5 गांव मिला के एक ब्लॉक है, फिर ब्लॉक से ऊपर जिला है, फिर जिले से ऊपर राज्य है, राज्य से ऊपर देश है, देश से ऊपर फिर पूरी धरती है। ऐसे ही थे ये, इनको रटने की जरूरत नहीं है। स्वराज्य शब्द का प्रदेश का नियंत्रण शिवाजी, जो इसका इलाका था वो इसके अंडर था। जागीर प्रथा, जागीर प्रथा जानते हो? हमारे देश में ना पहले नगद वेतन नहीं मिलता था। जैसे कोई राजा किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं 4 आदमी, तो कहते हैं राजा साहब हमारा खर्चा। तो राजा कहता था अरे मेरे वहां उस सीमा से लगते 4 एकड़ जमीन है तुम्हारी, मेरी उस सीमा से लगती 8 एकड़ जमीन है तुम्हारी, वहां पे मेरे 5 बीघे जमीन है तुम्हारी। तो ऐसे जागीर बांट देते थे। ये क्या करते? जागीर लेके, जागीर लेके वहां जाते, भाई ये प्रॉपर्टी राजा ने हमें दी है, तो इस गांव के आसपास के जितने लोग हैं उनका टैक्स मैं लूंगा, क्योंकि राजा ने मुझे प्रॉपर्टी दी है। तो इनकी कमाई का साधन बन गया। यानी नगद रुपए ना देके जागीर का मालिक बना देते। उस जागीर में जितने गांव आएंगे, जितने खेत आएंगे, उन सबका टैक्स इनकी जेब में जाएगा। तो जागीर देने से एक नुकसान ये होता था कि कई बार वो जागीरदार बड़े बड़े बन जाते थे और राजा को ही खत्म कर देते थे। तो जागीर देना समझदारी नहीं थी। क्या देखें, जागीर प्रथा समाप्त करके अधिकारियों को नकद वेतन प्रदान किया जाता था। देखा, समझदार जो होगा ना बेटा लंबा टिकना चाहेगा, वो जागीर नहीं देगा, क्योंकि जागीर वाले 3-4 इकट्ठे होकर जागीर जोड़ के राजा बन जाते थे। तो राजा के सिर में दर्द करे, नगद वेतन के लिए ये रुपए पकड़ ले, रुपए तो खर्च करेगा आदमी, जागीर का मालिक बन जाता था। सैन्य प्रबंधन, सैन्य प्रबंधन अच्छा होगा तभी तो लड़ता होगा। शिवाजी ने एक नियमित और स्थायी सेना रखी। सेना का मुख्य भाग पैदल सेना थी और घुड़सवार। लेकिन हम जानते हैं कि शिवाजी के पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी। जब वो अफजल खां आया था, जब वो पढ़ा था ना हमने कि वो 7 फुट का आदमी था, शाइस्ता खान, तो देखो ये भाग के छिप जाते थे जंगल में, गुरिल्ला युद्ध करते थे, कारण सेना की कमी थी। घुड़सवार सेना में बरगीर और सिलेदार डिवाइडेड थी। बरगीर क्या थे? वो घुड़सवार सैनिक जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र, भाई भर्ती हो गए, घोड़ा भी राजा का, शस्त्र भी, इसका मतलब खर्चा। दूसरे सिलेदार स्वतंत्र सैनिक थे, अपने अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे, तो इनको राजा से नहीं लेना कुछ भी, ये इंडिपेंडेंट है। इनको तनख्वाह कम मिलेगी फिर, इनको सॉरी इनको ज्यादा, क्योंकि इनके घोड़े और सारी चीजें तो इन्हीं की थी। 25, अब ये क्या है? इसकी रीडिंग रीडिंग किसी किताब से ये पूछेंगे नहीं। भाई 25 क्या था? अश्वारोहिणियों की एक टुकड़ी होती थी, जिसमें अश्व घोड़े पे बैठे हुए 25 आदमी। एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार, भाई एक उनका हेड, जैसे एक छोटी सी टुकड़ी 25 और एक हेड। एक जुमलादार के अधीन 5 हवलदार। एक हवलदार के पास 25 घुड़सवार है। ये 25 घुड़सवार के आगे एक हवलदार, फिर एक हवलदार से बड़ी पोस्ट पे जो है जिसे कह रहे हैं जुमलादार, वो 5 हवलदार। तो 5 हवलदार, 25 25 25 25 25 5 जगह खड़े हैं, तो वो कहलाएगा जुमलादार। एक हजारी के अधीन 10 जुमलादार। अब एक जुमलादार के अधीन 5 हवलदार हैं, तो सोचो एक हजारी के अधीन 10 जुमलादार, तो कितने लोग इसके अंडर हो गए? ये ऐसे ही हो गया जैसे बड़ी पोस्ट और बड़ी और बड़ी और बड़ी। ठीक है, एक पंच हजारी के अधीन 5 हजारी होते थे। अब जैसे हम आज देखें कि भैया एक कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल छोटा, अब हेड कांस्टेबल है तो उसको मदद के लिए कांस्टेबल मिल जाएंगे। एसआई है तो उसके अंडर 2-4 और होंगे, अगर वो इंस्पेक्टर है तो और ज्यादा होंगे। भाई जितना छोटा रैंक होगा उनकी संख्या ज्यादा, हेड तो एक ही होगा ना। अब एक डीएसपी के अंडर जो आते होंगे वो कुछ ही तो होंगे कि भाई इतने थाने और इतने तुम्हें देखने हैं, इतने एसएचओ तुम्हारे अंडर है, ऐसे ही ये था।
ठीक है। सरे नौबत के अधीन पंच हजारी होते थे। सरे नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान। एक तरह से सेना की टुकड़ियों के बारे में आपको बता रहे हैं। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी शामिल थे। ये बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं कि शिवाजी ने अपनी सेना में कट्टर हिंदू नहीं रखे। इसने कहा जिसमें काबिलियत है मेरी सेना में वो आएगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। कितनी अच्छी बात है ये। मराठा किले में 3 अधिकारी। अब किले के अंदर 3 तरह के बड़े-बड़े लोग। एक हवलदार जिसके पीछे देखो 25-25 की टुकड़ी, एक सरे नौबत, एक सबनीस, ब्राह्मण हवलदार। शिवाजी की सेना में भिन्न-भिन्न जातियों के सैनिक थे जिन्हें नकद वेतन। शिवाजी की अच्छी बात क्या थी? एक तो जाति-पाति के ऊपर काम नहीं किया, धर्म के ऊपर काम नहीं किया और वेतन नगद दिया, जागीर नहीं बांटी। शिवाजी की प्रशासनिक इकाई में पहाड़ी दुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल थे जो हवलदार के अधीन थे। हवलदार के पीछे फिर वो टुकड़ी थी ना अलग-अलग। शिवाजी के कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण करवाया जो 2 कमानों दरिया सारंग मुसलमान और दूसरी नायक हिंदू के अधीन थी। यानी इसने अपनी पानी में पकड़ मजबूत बनाने के लिए बड़े-बड़े जहाजी बेड़े पता है क्या होते हैं? आज भी होते हैं। जब नेवी की लड़ाई होती है ना, बड़े-बड़े जहाजी बेड़े, उनमें सुविधा होती है कि उसमें जैसे 100 नाव आ सकती हैं और कोई जरूरत पड़ी तो उसमें पनडुब्बी और ये सब चीजें। आजकल तो खैर बहुत एडवांस हो गया, लेकिन उस टाइम पे शिवाजी के पास भी जहाजी बेड़े थे कि अगर पानी में लड़ना पड़ा तो पीछे ना रहे। मावली सैनिक पहाड़ी लड़ाकू जाति शिवाजी के अंग रक्षक थे। जो क्योंकि शिवाजी को भी तो अपनी केयर करनी थी ना। अब जैसे वो याद है आपको, क्या नाम था उसका, शाइस्ता खान, जिसने उसको कहा था कि मैं कुछ, ये अफजल खान जिसने कहा था कि गले मिलना है, लेकिन फिर देखो टारगेट क्या था कि पीछे से कटार। तो ऐसे अंग रक्षक के, भाई अंग की बॉडीगार्ड जिसे कहते हैं, तो अपने बॉडीगार्ड इसने पहाड़ी लड़ाकू जाति के आदमी रखे जो पहाड़ों पे तुरंत चढ़ जाते थे, पेड़ों पे। मावली सैनिक पागा घुड़सवार सेना का संगठन था। अब ये सब कैसे होगा? जब पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से। टैक्स थे 2 तरह के, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। चौथ मतलब टोटल इनकम जितनी आपकी हुई है उसका 1/4 जमा करा दो। सरदेशमुखी जितनी आपकी टोटल इनकम है, 10 बोरी अनाज हुआ तो 1/10 1 बोरी दे जाओ। चौथ का मतलब 10 में से मान लो 25 हुई है या 20 हुई है तो फिर उसका 1/4 5 बोरी दे जाओ। 100 हुई है तो 25 दे जाओ। जितना टोटल है उसका 1/4 चौथ और टोटल का 1/10 सरदेशमुखी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर, ये अहमदनगर का था। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, परार, ये बेटा बहमनी के टूटे हुए हिस्से थे, मुस्लिम बाहुल्य। इसके द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा। रैयत होता है किसान। किसानों से जब डायरेक्ट टैक्स लेते हैं ना, बिचौलिए को नहीं रखते, डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट करके टैक्स लेना, इसे बोलते हैं रैयतवाड़ी। तो हमारे शिवाजी ने, जो कि हिंदू हैं, जो स्वराज की बातें करते हैं, लेकिन सब जाति सब धर्म के लोगों को अपनी सेना में रखा, अपनी फौज में रखा। उन्होंने देखा कि अच्छी चीज कहीं से भी सीखो, तो अपने पड़ोस में एक अच्छी चीज सीखने के लिए इन्होंने मलिक अंबर की व्यवस्था को अपना लिया। और उसमें क्या किया इन्होंने कि भैया डायरेक्ट किसान से लेंगे हम टैक्स, जिसका जितना पैदा हो उसके हिसाब से टैक्स भरो। भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को छोड़ दिया गया और भूमि की पैमाइश नापी गई के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाकर, भाई कितने किले में कितना होता होगा, किसान से लगान निर्धारित किया जाता था। अब डायरेक्ट कौन है यहाँ पर? किसान। इसलिए इस प्रथा का नाम था रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब ही किसान होता है। ठीक है। आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 33%, भाई एक किसान ने कहा भाई मेरे पास होती है 100 बोरी एक फसल में, तो उससे कहा गया भाई 100 बोरी है ना, अब हमें तेरी रक्षा करनी है, तेरा व्यापार जो हो बढ़िया हो, तेरी कोई खेत में आग ना लगा दे, कोई तुझे मारे पीटे ना, तेरी फसल का सही दाम मिले, तो उसके लिए हमें मार्केट बनाना पड़ेगा। मार्केट बनाएंगे तो वहाँ अलग अलग आदमी अधिकारी, उनकी सैलरी, फिर ये पूरे गश्त लगाने वाले घोड़े, तो खर्चा तो है ही। तो कहा 33%, लेकिन बाद में कहा कि नहीं 40% लेंगे। तो शिवाजी ने क्या किया? आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 33%, बाद में स्थानीय कर चुंगियों को माफ कर दिया और लगान बढ़ाकर 40% कर दिया। आज अगर देखें, शिवाजी को देखें, शिवाजी ने 40% लिया, तुम लोगों को लग रहा हो बहुत ले लिया, भाई मुफ्त में इसने कुछ किया थोड़ी है। पर बेटा सेफ्टी सिक्योरिटी इतनी दी कि शिवाजी का आज तक तुम नाम पढ़ते हो। अगर छत्रपति से शिवाजी तक का सफर देखें अंत जिंदगी का, तो 6 ही साल तो थे, लेकिन उन 6 सालों में छत्रपति शिवाजी का नाम आज तक जमा हुआ है। इनके बेटे ने भी 9 ही साल तो काटे, आगे तो किसी का नाम फेमस था ही नहीं, लेकिन उन 8 9 10 सालों में ये बहुत काम कर गए। ठीक है। तो 40% लिया। राजस्व या तो नकद दे दो, भाई जो जिसको टैक्स देना नकद दे दो, या वस्तु जो तुमने पैदा किया खेत में वो दे दो, उसी का तो 1/4 देना है। अनाज के रूप में लिया जाता था। क्या करते थे अनाज लेके? इतनी बड़ी फौज के लोग क्या खाएंगे? फौजी तो वहीं रहते थे ना, सेना, तो वो खाने के लिए इतने घोड़े हैं, इतने हाथी, क्या खाएंगे? तो उन सब के लिए अनाज, तो लोग अनाज उगाते, इनके घर आता। 1679 में अन्नाजी दत्तो ने शिवाजी के निर्देश के अनुसार विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया, पूरी जमीन की माप करवाई और एक नया राजस्व निर्धारित हुआ। लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में बांटा गया,
जबकि प्रांतों को तर्फ और मौजों में, यानी पूरे प्रांत के 16 टुकड़े कर दो। हर एक टुकड़े में जाके ये आदमी देखेगा कितने गांव में कितनी पैदाइश हुई, उसको नाप नाप के देखेगा। तो इनके अलग अलग रैंक थे, जैसे कारकून है, प्रांत का अधिकारी, सूबेदार है, वो जा जाके वहां सब चीजों को नाप के लेके आएंगे। गांव में जो लोग जाते थे ना, उनको पाटिल बोलते थे। आपने मूवीज देखी है मुंबई साइड की, जब जो मूवी मुंबई बेस्ड होती है, जैसे मुंबई का कल्चर दिखाते हैं, वहाँ कुछ नाम बड़े कॉमन होते हैं, जैसे कुलकर्णी, देश पांडे, देशमुख और चोगले और पाटिल। आप नोटिस करना, मुंबई के अगर ऊपर कोई मूवी बेस्ड होती है, मान लो कोई ऐसे दिखा रहे हैं कि मुंबई के गैंगस्टर्स हैं, तो उसमें देखना पुलिस वालों के नाम यही मिलेंगे, चोगले, पाटिल, देश पांडे, देशमुख। ये एक्चुअल में थे कुलकर्णी। ये कौन लोग थे? ये जब शिवाजी का टाइम था ना, तो गांव में टैक्स कलेक्ट करने वाली पोस्ट के नाम थे। आज तक ये चल रहे हैं। जैसे सिंधिया परिवार आज भी चल रहा है, देशमुख, देश पांडे आप देखो आज भी हैं। ये है ना हमारे हीरो हीरोइन है ना, वो क्या नाम है उसका, देशमुख है, रितेश देशमुख। तो देशमुख कहाँ से आया? देशमुख अभी पढ़ो, देखो यहाँ से निकला। पाटिल कहाँ से आया? इसमें से आएंगे ये। गांव का जो अधिकारी था ना, वो पाटिल कहलाता था, और जिले के अधिकारी को देशमुख या देशपांडे। तो जो ये देशमुख है आज, इनके बाप दादा परदादा कभी पुराने टाइम में, मराठों के समय में, जो ये रितेश देशमुख वगैरह है, रॉयल फैमिली है इन लोगों की भी। इनके पास बहुत पैसा है, मूवी ना करें तब भी पैसे की भरमार है। इनके पिताजी सीएम रहे थे। तो बेटा इनके बैकग्राउंड के ऊपर जाओगे ना, तो ये उस जमाने के, शिवाजी के जमाने में ये नगर के प्रधान थे। इनके उसी खानदानों में से हैं ये, तो देशमुख या देशपांडे। गांव के अधिकारी पाटिल। चौथ और सरदेशमुखी, चौथ 1/4, सरदेशमुखी 1/10। मराठा कराधान प्रणाली में चौथ और सरदेशमुखी सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स थे ये। चौथ क्या था? जिन राज्यों को जीत लिया, विजित राज्यों के क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले, क्या कहते हैं जिनको जीत लिया, हम दोबारा अटैक करेंगे, खत्म कर देंगे, जला देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, बचना है हमसे तो हमें टैक्स देते रहना, जिस साल टैक्स नहीं दिया उस साल तुम्हें खत्म करेंगे। तो एक डर था। तो क्या था देखना, विजित राज्यों के क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के लिए, हमसे बचने के लिए, उपज का 1/4 भाग कर के रूप में वसूल के ले आओ, 1/4, नहीं तो फिर अटैक करेंगे। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख प्रधान मुखिया होने के नाते लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी आय का 10% लेने का अधिकार है। शिवाजी से किसी ने कहा भी क्यों लेते हो टैक्स? तो शिवाजी ने कहा केयर नहीं करनी, अपने टेरिटरी के लोगों की केयर नहीं करनी क्या? ये जो इतने लोग हमें दुखी करते हैं, हमारे लोगों को, इनकी केयर करूंगा तब ना, जब मेरे पास सेना होगी। सेना रोटी नहीं खाएगी, सेना को और ये सब नहीं चाहिए, इनके खर्चे कौन देगा? इसलिए मुझे टैक्स लेना पड़ेगा, पहले 33%, बाद में 40%। ठीक है, तो सरदेशमुखी कितना था? 1/10। अब न्याय में क्या होगा? अंतिम न्याय कौन करेगा? जो छत्रपति है वो करेंगे। न्याय प्रशासन परंपरागत प्रणाली पर आधारित था। गांव के आपराधिक मामलों की सुनवाई पटेल। पाटिल पैसे का, पटेल न्याय का। एक जैसे लग रहे हैं, पाटिल पैसा टैक्स कलेक्ट करता और पटेल न्याय करता। ठीक है, आज भी गुजरात में देखो पटेल हैं, जो आज के तहसीलदार के समान था। तो पटेल गांव में न्याय का काम करेगा, पाटिल पैसे कलेक्ट करने का। दीवानी, फौजदारी, इसमें मर्डर वगैरह, इसमें वैसे के मामले की अपील की सुनवाई ब्राह्मण न्यायाधीश, प्राचीन स्मृतियों के आधार पर। जो पुरानी हमारी थी ना कि भाई ऐसा हो तो ऐसा कर दे, पुरानी स्मृतियां, पुराने जमाने की, तो ब्राह्मण जो लोग थे इन्हीं को न्यायाधीश बना के काम करवाते थे। अपील की अंतिम अदालत हाजिर मजलिस थी। ठीक है, ये संभाजी मैंने पढ़ा दिया, बाकी बेटा मैंने सब पढ़ा दिया इसमें से। ये पीडीएफ आपकी लगा देंगे, आप इसको उठा के पढ़ोगे तो पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोगों ने आज मराठों को फाइनली पूरा कर लिया। एक लंबी कहानी थी, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने पढ़े, इनकी व्यवस्थाओं को थोड़ा थोड़ा पढ़ा। रटना मत, कहीं तुम ये रटने लगो कि नवीस ये था, बस एक हल्का सा आइडिया रखना। भाई पाटिल पटेल, देशमुख देश पांडे, कुलकर्णी चोगले, जो इस तरह के नाम है ना, ये सब कहीं ना कहीं टैक्स का काम करते थे या लिखत पढ़त करते थे। अष्ट प्रधान में सबसे इंपॉर्टेंट छत्रपति, उसके नीचे पेशवा, फिर उसके नीचे कई सारे लोग थे। सेनापति भी उसी का पार्ट था और अमात्य भी उसी का पार्ट था। नवीस भी 2 तरह के थे। तो ऐसे करते करते कितने थे ये? 8, इसलिए कहते हैं अष्ट प्रधान। चलो, आज हमारा टॉपिक बहुत बहुत उम्मीद करती हूँ अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये टफ टॉपिक है बेटा, ये इतना आसान नहीं है पढ़ना। इसके ढंग से नोट्स बनाना, सारे मत लिखना प्रशासन की, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं। मेन 5-4 चीजें समझ में आनी चाहिए। जो जो बड़े राजा बने उन सब ने न्याय पे काम किया, उन सब ने प्रशासन अच्छा संभाला, उन सब ने राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत रखी, तभी वो टिके। जब जब राजनीति कमजोर पड़ी, सेना भी कमजोर पड़ी, और जहां परिवारों में कलेश हुआ, चाहे वो पेशवाओं के परिवार थे या वो जिस भी फैमिली को उठा के पढ़ लो, वो सिखों के परिवार थे या वो बंगाल की फूट थी, वहां देखो पूरे भारत में धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने कब्जे कर लिए। तो अब अगर पूरे भारत की तस्वीर तुम्हारे दिमाग में बनी हो, हम बंगाल से शुरू करें तो बंगाल स्वतंत्र हुआ
मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, कितने सिराजुद्दौला, ये आपने पढ़े थे। लेकिन 2 युद्धों ने बंगाल को बिल्कुल खत्म कर दिया, एक तो प्लासी और एक बक्सर। उसके बाद बंगाल पे कमांड बन गई अंग्रेजों की। नीचे की तरफ आते हैं तो ये मैसूर वाले थे, बाप बेटा। 1761 में इंडिपेंडेंट बना और 1799 में इसके बेटे समेत सब कुछ खत्म कर दिया। इसी बीच में मराठों पे भी हाथ इन्होंने आजमाया 1775 से 82। फिर बोले नहीं, दीर्घकालीन संधि करते हैं। फिर दोबारा आए 1802-3 के आसपास। फिर जल्दी ही 1817 में दोबारा आके इनको भी खत्म कर दिया। अगर बात करें सिखों की, तो सिखों के ऊपर ये अटैक तब तक नहीं कर पाए जब तक कि महाराजा रणजीत सिंह जी थे, जो सुकर चकिया मिसल के थे ना हेड, 12 मिसल बटी थी। उसके बाद फिर जैसे ही वो मरे, उनके 10 साल बाद वो 1839 में एक्सपायर हुए। 1849 आते आते 2 सिखों के और अंग्रेजों के युद्ध हुए और सारी सिखों की प्रॉपर्टी पर इनका कब्जा। जो ये अवध थे, या जो ये जाट इलाका था, या दक्षिण की बात करें हैदराबाद, ये बहुत जल्दी ही इन्होंने कंट्रोल कर लिए। ऐसे देखते देखते विदेशी ताकतों ने भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। विदेशी जो ये लोग आए व्यापार करने के नाम पर, और क्या हमारी कमजोरी रही, हमने अपनी कमजोरी जान ली, और इनका आगमन। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर में कि क्या इस टाइम पे कुछ लोग लोगों के लिए काम कर रहे थे। ये सब थे अपना घर भरने वाले मैक्सिमम लोग, और वो लोग थे अपना व्यापार करने वाले। तो क्या कोई इस टाइम पे इतना समझदार था जो सोचता हो कि लोग जाग जाएं, लोगों में क्रांति आए, लोग थोड़ा बौद्धिक रूप से विचारधारा को समझने लगे। तो उस टाइम पर क्या हमारी सोसाइटी में, धर्म में, समाज में कुछ परिवर्तन चल रहे थे। तीसरा चैप्टर वही पढ़ेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इस सब के बीच में क्या इंडिया में कुछ लोग लिखने लगे थे, कुछ लोग पढ़ने लगे थे, कुछ लोग अच्छी लोगों के साथ बातचीत करने लगे थे। यानी अब हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर उनके साथ साथ जैसे ही वो खत्म होगा, उसके पैरेलल पैरेलल में क्रांति शुरू हो जाएगी, मतलब रियलिटी में मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद। तो अगला चैप्टर फिर अब पढ़ के ये आंदोलन, फिर क्रांति, और क्रांति के बाद स्टार्ट होगा कांग्रेस कैसे कैसे काम किया। तो अभी टाइम लगेगा।